गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले देखें तो क्या है कि रीनल सिस्टम में हमारी क्या है, पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। तो फंक्शन क्या है किडनी के, एक तो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, होम्योस्टैटिक फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन है। एक्सक्रीटरी फंक्शन मेनली कैसे हो रहा है, तीन मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक तो क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तीसरा क्या है, सिक्रीशन होना चाहिए। एक्सक्रीशन किस किस का हो रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का। होम्योस्टैटिक कैसे है, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बाय मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थ्रू बफरिंग एक्शन, हम अब आगे देखेंगे। एंडोक्राइन कैसा है, रेनिन सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग रीनल इस्कीमिया, यानी जब इस्कीमिया यानी जब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो रेनिन सिक्रेट होता है, सो दैट कि वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा बना रहे, यानी कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा ब्लड क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है ना ब्लड में। तो रिलीज़ होता है रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर का ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, जब क्या हो कि ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन होती है, हाइपोक्सिया होता है, तब क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन फैक्टर निकलता है ताकि आरबीसीज ज़्यादा बने, ज़्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर सके। रिलीज़ होते हैं लोकल हार्मोन्स का, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, काइनिनोजेंस का, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं रीनल ब्लड फ्लो को। फॉर्मेशन होता है विटामिन D3 का। ये सब क्या क्या काम है, फंक्शन है किडनी के। पहला था एक्सक्रीटरी, होम्योस्टैटिक, एंडोक्राइन। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3, ये भी किडनी करती है। रेगुलेशन करती है नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का। हाइड्रोक्सिलेशन करती है वही, यही विटामिन D3 जो होता है ना, वो एक्टिवेट कौन करता है, किडनी करता है। अब आ जाओ नेफ्रॉन पे। तो जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो क्या है, हमारी नेफ्रॉन्स है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जो कितने हैं, 1.3 से मिलियन पर किडनी है, यानी 1.3 मिलियन पर किडनी है, यानी रफली 2.6 से 2.7 हमारे दोनों किडनी को मिला के है। और हर नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है, एक तो रीनल कॉर्पसल होता है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। अब आ जाओ रीनल कॉर्पसल। ये दो पोर्शन से बनता है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल से। जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जो कि एनक्लोज्ड होता है बाय बोमेंस कैप्सूल। एंड ब्लड जो एंटर करता है एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू एंटर करता है और लीव करता है इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू। बोमेंस कैप्सूल जो है वो डायलेटेड पोर्शन है नेफ्रॉन का। लेट्स सी कैसे दिखता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलस है और ये हमारा क्या है, मतलब ये बेसिकली नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में देखो, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, है ना, और इसी को जो सराउंड कर रहा है ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। अब हमें पता है कि जो पास में होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं और जो दूर होता है उसे हम डिस्टल कहते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इधर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके पहले यहाँ पे लूप ऑफ हेनले आ जाता है, राइट। तो जो लूप ऑफ हेनले होता है उसमें क्या क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, एक असेंडिंग लिम होता है और एक डिसेंडिंग लिम होता है। तो हमारा ये जो होता है ये डिसेंडिंग लिम होता है, ये वाला जो लिम है हमारा ये डिसेंडिंग लिम है। कैसे डिसेंडिंग है, क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ऊपर जाने वाला असेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है उसका थिक असेंडिंग लिम होता है और थिन डिसेंडिंग लिम होता है। ये जो होते हैं आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये कैसे कैसे क्या फंक्शन करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, कौन सा टाइप का एपिथेलियम होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें कोई ब्रश बॉर्डर टाइप का एपिथेलियम नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट में कोई भी इस टाइप का नहीं है, राइट। कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या है, वहाँ से हमें क्या हो रहा है, वो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो अब ब्लड को आगे यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र करेगी, यूरेटर में ट्रांसफ़र करेगी, सो दैट वो यूरेटर से यूरेथ्रा में आगे पास आउट हो सके, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द नेफ्रॉन। अब अगर हम यहाँ पे जैसे ये नेफ्रॉन है ना, तो नेफ्रॉन में एक तो कौन सा पार्ट हो गया, हमारा ट्यूबुलर पार्ट हो गया, और एक हो गया हमारा कॉर्पसल पार्ट। अब अगर कोई कहता है कि कॉर्पसल में क्या आता है, तो कॉर्पसल में याद रखना कि सिर्फ दो चीज़ आती है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेंस कैप्सूल। अब अगर ये तुमसे याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो इतना कोई ये नहीं कि इसका 200 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। अगर ये याद हो सके तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ रीनल ट्यूब्यूल में, वही पीसीटी, पार्स। पार्ट्स क्या है, पार्स कॉन्वर्टा है, कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन, और पार्स रेक्टा है जो कि स्ट्रेट पोर्शन है। ये इसका सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसमें ल्यूमिनल एजेस, और वही मैंने क्या बोला था, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। क्यों होता है, माइक्रोविलाई की वजह से।
अब अगर हम ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वो रिच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं बाय टाइट जंक्शंस। यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, लीकेज नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर हम देखें तो और अलॉन्ग द ये सब इतना छोड़ दो। अब आओ लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले क्या होता है? डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का होता है। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है पोर्शन का ऑफ लूप का, और प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है असेंडिंग लिम्ब का, ये थिन और परमिएबल सेल से बने होते हैं। और जो थिक पोर्शन होता है असेंडिंग लिम्ब का, वो बना होता है थिक सेल से जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, यहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, पर ऐसा कोई डिस्टिंक्ट ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हमें नहीं दिखता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है यहाँ पे ओपन होता है। एपिथेलियम में क्या होता है? प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और इंटरकेलेटेड सेल्स होती है। प्रिंसिपल सेल जो होती है वो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। अब अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, तो एक तो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और वैसोप्रेसिन स्टिमुलेटेड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंडीशंस लो होती है तब वेसोप्रेसिन निकलता है। तो जो वेसोप्रेसिन स्टिमुलेटेड जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो कहाँ से होता है? कलेक्टिंग डक्ट से होता है। और आई सेल्स जो होती है, ये कौन काम कर रही है? ये सब काम पी सेल्स का है। पी सेल्स का काम ये है कि वो एक तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवा रही है, दूसरा वेसोप्रेसिन का करवा रही है। ठीक है, वेसोप्रेसिन रिलेटेड जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रही है। आई सेल का काम होता है एसिड सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। ये एक्सक्रीशन करवाती है। जो आई सेल्स होती है वो एसिड का एक्सक्रीशन करवाएगी और बाइकार्बोनेट्स का करवाएगी। अगर बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो क्या हो सकता है? हमारा ये हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए ये एक्सक्रीट होते रहते हैं, राइट। अब आ जाओ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ये इस पे क्वेश्चन जनरली आता है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का, हम रिफ़र करते हैं वो मेम्ब्रेन को, रिफर्स टू द मेम्ब्रेन जो सेपरेट करती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द बोमेंस कैप्सूल। इसमें 3 लेयर्स होती है। ये कहना चाह रहा है कि एक तो हम ये हमारा फ़िल्टर हो के जो नीचे जाएगा वो हो गया फ़िल्ट्रेट, है ना। और एक हमारी है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़। यहाँ पे कैपिलरीज़ है, वही इसे फ़िल्टर कर रही है। तो उसी का हमने क्या कह दिया? अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। वहाँ पे 3 लेयर आएगी जो इसे फ़िल्टर करने में हेल्प करेगी। उन 3 लेयर के बारे में हम अभी आगे हम जानेंगे, राइट। अब आ जाओ कैपिलरी एंडोथेलियम। तो सबसे पहली लेयर हमारी है कैपिलरी एंडोथेलियम। ये जो होती है परफोरेट होती है बाय थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पोर्स, जिसको हम कहते हैं फेनिस्ट्रे। और इनके पोर्स जो होते हैं वो उनके डायमीटर होते हैं 70 से नैनोमीटर। ये याद रहा तो छोड़ो, नहीं तो छोड़ो। एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं उसके फिक्स्ड नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि पैसेज को हिंडर पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज। अब देखो क्या है कि हमें प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं जाने देना है नीचे। तो वो कैसे नहीं जाने दे रहा है? वहाँ पे ना नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसकी? एंडोथेलियल सेल्स पे। तो वो क्या करती है? हाइंडर करती है, यानी रोकती है पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को, जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन हमारे यूरिन में नहीं आना चाहिए नॉर्मली। बट जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है तब प्रोटीन्स आ जाते हैं यूरिन में, वो हम आगे देखेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये पहली हमारी हो गई थी कैपिलरी एंडोथेलियल, अब हो रही है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो होती है मेशवर्क ऑफ कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन फिब्रिल एंड हैव लार्ज स्पेसेस थ्रू विच वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आर परमिएबल। दे रिलेटिवली प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस एसोसिएटेड विद प्रोटियोग्लाइकन। कुल मिला के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हर चीज़ का एक्सक्रीशन होने से बचाता है। ये मेशवर्क ऑफ कोलेजन और ग्लाइकन फिब्रिल से बना होता है, और जिसमें लार्ज स्पेसेस जिससे वाटर और स्मॉल सॉल्यूट जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं। ये प्रिवेंट क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का। अब लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। विजरल एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल इज कंस्टिट्यूटिंग एंडो। तो जो लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स में था विसरल एपिथेलियम था बोमेंस कैप्सूल का, उसमें पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे फुट लाइक ना उसकी वो होती हैं, अपीयरेंस होती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इसके साइड इसके फुट लाइक अपीयरेंस हो गए। इसके बीच में स्लिट पोर्स होते हैं, बीच में जो गैप होता है उसको स्लिट पोर्स कहते हैं। वही बात इसमें कही गई है। तो ये फर्दर ये जो पोडोसाइट्स होते हैं इनमें भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल रेस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
बेसिकली हमें प्लाज्मा प्रोटीन को नहीं जाने देना है, तो ये सारी 3 मैकेनिज़्म उसे हेल्प करते हैं। जो नेट डायमीटर होता है पोर का ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, वो 8 नैनोमीटर का होता है। द पोर अलाउज पैसेज ऑफ न्यूरल सब्सटेंसेस अप टू 4 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर तक के वो न्यूरल चीज़ों को जाने देता है। अराउंड 4 to 8 कैन बी, हाँ अब वो बेस्ड ऑन चार्ज और साइज़ पे करेंगे। जैसे कि जो पॉजिटिव होगा वो चले जाएगा, पर नेगेटिव वाला नहीं जाने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एल्ब्यूमिन है उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से फ़िल्टर नहीं होगा, और पार्टिकल जो 8 नैनोमीटर से बड़े होंगे वो भी फ़िल्टर नहीं होंगे। क्लिनिकल क्या है, नेगेटिविटी जो लॉस्ट हो जाती है कुछ रीनल डिजीज़ में, तो फिर एल्ब्यूमिन क्या हो जाता है, वो फ़िल्टर हो जाता है और प्रोटीनूरिया आ जाता है। ग्लोमेरुलर डिसीजेज़ लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पोर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द ultrastructure of glomerular membrane and little bit of the introduction of renal physiology. नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू गाइस।